हेलो जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा करियर इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास कर रहे थे, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? वेलेजली की सहायक संधि, बंगाल में द्वैध शासन। अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं? अंग्रेज अपना पांव पसार रहे हैं, ठीक है। चाहे कैसा भी तिगड़म लगा ले, ठीक है, कुछ भी कर ले, कोई नीति ले आए, वो बस उनका एक ही उद्देश्य था, यहाँ के राज्यों को अपने कंट्रोल में करना। और क्यों? पैसे, ठीक है, पैसे चाहिए उनको, और यहाँ इंडिया वाला मार्केट चाहिए। जो अंग्रेज क्या करते थे, इंग्लैंड में अपना सामान बनाते थे और इंडिया में आके बेचते थे, और विदाउट मार्केट के आपका सामान बिकेगा कैसे? और इंडिया से बड़ा मार्केट और हो कौन सकता है? तो अंग्रेजों का मेन उद्देश्य यही था, एक तो पैसा, ठीक है, यहाँ से पैसे लो, वहां जाके सामान बनाओ और वापस इंडिया में आकर उसी सामान को महंगे दामों में बेच दो। तो अंग्रेजों ने इसके लिए पहले हम लोगों ने पढ़ा वेलेजली की सहायक संधि, बंगाल में द्वैध शासन लाया गया। तो ये सारी नीतियां क्या थी? अंग्रेजों को फायदा पहुंचा रही थी। आज हम लोग उसी तरह से दो नीतियों की चर्चा करेंगे। एक तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, जिसको हम लोग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहते हैं। बहुत ही घिनौनी नीति थी, ठीक है। आप लोग झांसी की रानी के बारे में पढ़े होंगे, ठीक है, मूवी भी देखा होगा आप लोगों ने, वो भी इसी नीति से पीड़ित थी। उसके बाद आप इसमें हम लोग दूसरी नीति देखेंगे, वो है रिंग ऑफ फेंस, घेरे की नीति, ठीक है। चलिए अपने अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगेंगे मैं उन्हें लिखवाता हुआ चलूंगा। बाकी आपको इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आइए देखते हैं। 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल रहता है, ठीक है। बात कब की है? 1848 से लेकर 1856 की ये बात है। 1848 से लेकर 1856, 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी भारत का क्या रहता है? गवर्नर जनरल रहता है। और ये जो हड़प नीति है वो कौन लेके आता है? लॉर्ड डलहौजी। तो पहली बात तो है 1848 से लेकर 1856 तक गवर्नर जनरल कौन है? आपको डलहौजी है। कौन है? डलहौजी है। और ये क्या करता है? ये साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी गवर्नर रहता है, और ये क्या चाहता है कि हम अपने साम्राज्य को, अपने एम्पायर को कितना जल्दी से जल्दी कितनी दूरी में फैला ले, ठीक है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य विस्तार करना चाहता था ये। साम्राज्य विस्तार होगा कैसे? कोई ना कोई तो नीति लानी पड़ेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ तिगड़म बिठाना पड़ेगा। तो ये एक नियम बनाता है, हड़प नीति, ठीक है। हड़प नीति किसके द्वारा लाया गया? तो डलहौजी के द्वारा। और इसमें कहा गया कि वैसे राज्य, ठीक है, या तो वो सहायक संधि किए हो, ठीक है, किसी न किसी तरह से उस राज्य में आपको अंग्रेजों की सेना रह रही हो, या तो उस राज्य के निर्माण में कहीं ना कहीं अंग्रेजों का हाथ रहा हो, कभी अंग्रेजों ने उस राज्य की सहायता की हो लड़ाई जीतने में। इस तरह से यदि कोई भी राज्य डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से अंग्रेजों के साथ जुड़ी हुई है तो हड़प नीति उस राज्य पे लागू होगी। और इसके प्रावधान क्या थे? कैसे लागू होगा? तो इसका प्रावधान यह था कि राजा साहब यदि अपने वास्तविक पुत्र के मर जाते हैं, ठीक है, उनका कोई वास्तविक वारिस नहीं होता है, तो वो दत्तक पुत्र गोद नहीं ले सकते हैं, ठीक है। गोद लिया हुआ पुत्र राजा नहीं बनेगा, और ऐसे कंडीशन में वो राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा। समझे? प्रावधान क्या था कि गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया पुत्र राजा नहीं बनेगा। समझे? आपका वास्तविक पुत्र होना चाहिए, आपका वास्तविक पुत्र होना चाहिए। क्या नियम बना दिया? और ये नियम किन राज्यों पे लागू था? वैसे राज्य या तो वो सहायक संधि किए हो, नहीं तो किसी भी न किसी प्रकार से उस राज्य के निर्माण में अंग्रेजों का हाथ रहा हो। और प्रावधान क्या था? यदि राजा साहब बिना अपने वास्तविक पुत्र के मर जाते हैं तो गोद लिया हुआ पुत्र आपको राजा नहीं बनेगा। झांसी की रानी मूवी मणिकर्णिका आई थी, आप लोगों ने देखी भी होगी, ठीक है, कंगना रनौत की मूवी है। उसमें साफ साफ आप लोगों ने देखा होगा कि राजा बिना अपने वास्तविक पुत्र के मर जाता है और लक्ष्मीबाई एक पुत्र गोद लेती है, ठीक है। और इसीलिए अंग्रेज क्या करते हैं? झांसी पे अटैक कर देते हैं। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आपको शहीद हो जाती है। उसको हम लोग आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हड़प नीति क्यों आया? तो साम्राज्य विस्तार करने के उद्देश्य से आया, और डलहौजी ने बखूबी इस काम को किया।
हड़प नीति के तहत, है ना। आइए अपने स्लाइड पे वापस आते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, क्लियर, हम लोगों ने पढ़ लिया। डलहौजी ने व्यापगत, इसको व्यापगत कर लीजिएगा, व्यापगत के सिद्धांत का पालन किया, ठीक है, हड़प नीति या व्यापगत का सिद्धांत का पालन किया और साम्राज्य का विस्तार किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा, मतलब आपका वास्तविक पुत्र ही होना चाहिए। डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी। देखो, गोद आप नहीं ले सकते हो, ले लेना है तो ले लो, लेकिन वो राजा नहीं बनेगा, वो राज्य अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ जाएगा। इस प्रकार संतानहीन शासकों के राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। आगे देखते हैं। डलहौजी की हड़प नीति का पहला शिकार सतारा था। सबसे पहले किसको पकड़ा गया? तो सबसे पहले आपको शिकार बनाया गया सतारा को। एग्जाम में अक्सर पूछता है पहला राज्य कौन सा था, तो पहला आपको जो राज्य था एग्जाम में पूछता है, इसको लिख लीजिएगा, पहला राज्य जो था वो आपको सतारा था। आपको पूरा पीपीटी का नोट्स नहीं बनाना है, पीपीटी तो मैं आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे ही दूंगा। आपको सिर्फ ये करना है, जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ इस डायग्राम को इसी तरह से बनाइएगा जिससे आपको क्विक रिवीजन करने में आसानी हो, ठीक है। कब आया? तो 1848 से 56 के बीच में डलहौजी था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था, इसीलिए हड़प नीति। आगे पीछे एक दो लाइन आप लोग कुछ लैंग्वेज जोड़ दीजिएगा। हड़प नीति लेकर आया और इसके तहत क्या प्रावधान थे? गोद लिया हुआ पुत्र राजा नहीं बनेगा। और पहला राज्य किसको हड़पा गया? सतारा को हड़पा गया, ठीक है। सतारा को जो पहला राज्य था जिसको हड़प नीति के तहत आपको कब्जे में कर लिया गया, ठीक है। तो पहला शिकार कौन हुआ? सतारा हुआ। यहाँ के शासक थे अप्पा साहब। कौन थे? अप्पा साहब। अप्पा साहब की मृत्यु बिना उनके वास्तविक पुत्र के हो जाती है और कंपनी क्या करती है? गोद लिए हुए पुत्र को राजा बनने से मना कर देती है। इस प्रकार सतारा वाला राज्य किसके अंडर में चला जाता है? अंग्रेजों के अंडर में, ठीक है। सतारा के पश्चात जैतपुर और संबलपुर। सतारा के पश्चात जैतपुर, सतारा के बाद किसका नंबर आया? जैतपुर का आया, जैतपुर का आया। जैतपुर के बाद किसका नंबर आया? संबलपुर का आया, ठीक है, संबलपुर का आया। संबलपुर के बाद किसका नंबर आया? बघाट, ठीक है। तो ये कुछ सीरीज इस प्रकार थे, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, झांसी, ठीक है। इस प्रकार से क्या करें, वो एक एक करके सभी राज्य को हड़पने लगे। क्लियर? इसके पश्चात बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर का विलय किया गया, ठीक है। बघाट का किया गया, उदयपुर का किया गया, झांसी का किया गया, नागपुर का किया गया। तो इस प्रकार अंग्रेज क्या अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे, ठीक है। और केस वही था हर जगह, दत्तक पुत्र वाला कॉन्सेप्ट। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति ने ब्रिटिश साम्राज्य को संगठित किया और मजबूत किया। क्यों नहीं करेगी? अब भाई जिन राज्यों पर कब्जा हो रहा है वहां से धनों की प्राप्ति हो रही है, अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, तो ब्रिटिश साम्राज्य तो फलेगा फूलेगा। डलहौजी की यह नीति अनैतिक, अत्याचारी और स्वार्थ से परिपूर्ण थी। बिल्कुल, यह जो इनकी नीति थी वो अनैतिक तो थी ही, अत्याचारी भी थी। अब भाई पूरा राज्य किस चंगुल में फंस गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल में फंस गया। सिर्फ और सिर्फ किस कारण से? क्योंकि दत्तक पुत्र को राजा बनाया जा रहा है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार तो गोद लेना बहुत समय से चला आ रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने इसको क्या किया, अपना मॉडिफाइड करके एक ऐसा नियम बना दिया कि गोद लिया हुआ पुत्र आपको राजा नहीं बनेगा, जबकि हिंदू समाज में गोद लेने की प्रथा बहुत पहले से थी। देश की प्रजा में असंतोष की भावना पैदा हो गई, ठीक है। देश की प्रजा में असंतोष की भावना पैदा हो गई। क्यों नहीं होगी? देश की आपको ये नियम जो लाया गया था ये जनता के लिए थोड़ी लाया गया था, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी के फायदे के लिए लाया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को तो अच्छा खासा फायदा हुआ, लेकिन देश की जनता इससे क्या हो गई? नाराज हो गई। क्या हो गई? नाराज हो गई। और 1857 की क्रांति होती है, जैसे 1856 के रहता है, 1856 में जैसे ही ये जाता है तो हम लोग पढ़ेंगे आगे 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। 1857 की क्रांति होती है और इस 1857 की क्रांति में ये सभी राज्य बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उसमें आपको झांसी की रानी भी दिखेगी, ठीक है। 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं और इस युद्ध में अंग्रेजों को डट कर अंग्रेजों का सामना करते हैं 1857 की क्रांति में, ठीक है। फर्स्ट रिवॉल्यूशन था ये। इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बाकी चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद 1858 का सेटलमेंट एक्ट, 1858 का एक्ट आता है, ठीक है। 1858 का एक्ट आता है, इसमें क्या किया जाता है? हड़प नीति को कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा हड़प नीति को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। ये आपकी पूरी कहानी हो गई एक स्लाइड में, ठीक है।
1858 में आपको हड़प नीति को क्या किया जाता है, पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है। गवर्नमेंट कहती है हड़प नीति अब आगे लागू नहीं होगी, आप गोद लिए हुए पुत्र को राजा बना सकते हो। क्लियर? अगला है आपको घेरे की नीति। ये हो गया। अगला हेडिंग डालिए घेरे की नीति, रिंग ऑफ फेंस। घेरे की नीति का मतलब होता था उस समय कि ये लाया किसके गया था, ये लाया गया था आपको लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ये आपको लाया जाता है क्या, घेरे की नीति। ठीक है, घेरे की नीति इसके द्वारा, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लाया जाता है। और इसका कॉन्सेप्ट पता है क्या था, बफर स्टेट। सिंगल कॉन्सेप्ट पे था ये, बफर स्टेट की स्थापना। बफर स्टेट की स्थापना, मैं समझाता हूं ये होता क्या है। बफर स्टेट कहते हैं दो बड़े, मान लो एक यहाँ पे एक है ए, ठीक है, एक राज्य कौन सा है ए, और एक राज्य है बी। ठीक है, हम इस बीच में क्या करेंगे, एक छोटा सा राज्य बना देंगे सी। क्यों? ये दोनों ग्रुपिंग ना कर सके। ठीक है, दोनों ग्रुपिंग ना कर सके, दोनों के बीच में हम एक व्यक्ति खड़ा कर देंगे तो हमको दोनों की जानकारी मिलती रहेगी। ऐसा अंग्रेजों ने पता है कब किया था, इलाहाबाद की संधि याद करो, इलाहाबाद की संधि याद आ रहा है, इलाहाबाद की संधि। इसमें क्या पढ़े थे कि अवध के साथ जब अवध को बफर स्टेट बना दिया गया। ठीक है, अवध को क्या किया गया, बफर स्टेट बना दिया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों का एक ही मनसा था कि अब जो बड़ा वाला स्टेट हमने कब्जे में लिया है, कल को हो सकता है कि वो अपनी शक्ति को इकट्ठा करके फिर से हम पे अटैक कर दे। तो क्या करते थे अंग्रेज, छोटा छोटा स्टेट उस बड़े वाले स्टेट के बगल में स्थापित कर देते थे। ठीक है, जो वहां का शासक कौन होता था, अंग्रेजों के अंडर में होता था, तो अंग्रेजों की बात मानता था। तो रिंग ऑफ फेंस का मतलब होता है घेरे की नीति। अब बड़े वाले राज्य को अपने छोटे छोटे राज्यों से वो घेर लेता था। तो न वो ग्रुपिंग कर सकता है, न वो कोई गुप्त संधि कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। तो इसी को क्या कहा गया, बफर स्टेट की स्थापना करो और घेरे की नीति का पालन करो। ठीक है, इस नीति का उद्देश्य था जीते हुए प्रदेशों के पास बफर स्टेट की स्थापना करना। समझ में आ गया? बफर, जैसे कि अभी आप देख रहे हो चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल है, चाइना और इंडिया के बीच में नेपाल है, ये क्या है, बफर स्टेट है। नेपाल क्या है, ऐसे चाइना है एक साइड, है ना, ऊपर में चाइना है और नीचे में क्या है आपका इंडिया है ना, और बीच में क्या है आपको नेपाल है। तो नेपाल क्या हो गया, नेपाल आपका बफर स्टेट हो गया। क्लियर? इसका सबसे बड़ा उदाहरण बंगाल को जीतने के पश्चात इलाहाबाद की संधि के तहत अवध को बफर स्टेट बनाया गया। मैंने आपको बताया अवध को क्या किया गया, बफर स्टेट बना दिया गया। इस नीति के माध्यम से अंग्रेजी कंपनी बिना हस्तक्षेप किए अपनी स्थिति मजबूत करने गई और शत्रु को कमजोर। अब हस्तक्षेप भी नहीं कर रही है, आपके कामों में इंटरफेयर भी नहीं कर रही है, आपके काम में इंटरफेयर भी नहीं कर रही है, और विदाउट इंटरफेयर किए आपके हर चीजों को वो जान रही है। ठीक है, अपनी शक्ति मजबूत कर रही है। कैसे? बफर स्टेट साइड में खड़ा कर दिया और आपकी सारी करतूतों पे वो नजर रख रहा है। अब आप यदि कुछ भी करोगे तो अंग्रेजों को खबर चली जाएगी। तो अंग्रेजों का यही काम था। तो इसके तहत हम लोगों ने व्यापगत का सिद्धांत, बंगाल में द्वैत शासन, डलहौजी की हड़प नीति और हेस्टिंग की आपको घेरे की नीति, ये चारों का चारों टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कल हम लोग इससे रिलेटेड एमसीक्यू कवर करेंगे। तो सभी लोग ये चारों टॉपिक रिवाइज करके आइए, अच्छे से पढ़ के आइए। कल हम लोग मिलते हैं एमसीक्यू के साथ और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।